मुस्कान, लफ्जों में इनकलाब, सच और साजिश के बीच बस एक बारीक सा हिसाब। जो दिख रहा है कहानी उतनी सी नहीं और हर आवाज के पीछे छिपा मकसद एक सा नहीं। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आजकल जब भी हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं या फिर न्यूज़ देखते हैं तो हम कई तरह के प्रोटेस्ट, धरने और आंदोलन देखते हैं। आमतौर पर हमें लगता है कि ये सब समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है, गरीबों के हक के लिए या पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन क्या सोशल एक्टिविज्म के नाम पर कुछ लोग देश के खिलाफ एक अलग तरह का नैरेटिव या माहौल बनाना चाह रहे हैं? इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें उन मुख्य चेहरों और उनकी हरकतों को बहुत ही गहराई से देखना होगा जो लगातार विवादों में रहे हैं और जिन पर एंटी नेशनल एजेंडा चलाने के गंभीर आरोप लगे हैं। आज हम इस पूरे ताने बाने को बहुत ही आसान भाषा में समझाएंगे ताकि ये साफ हो सके कि कैसे सोशल एक्टिविज्म की आड़ में बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। नारे, नैरेटिव और नेटवर्क, सोशल एक्टिविज्म या छिपा एजेंडा, आंदोलन के पीछे का नेटवर्क। इस पूरे सिलसिले की शुरुआत हम सबसे मशहूर ऑथर और एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय से करते हैं। वो अपनी इसी इंटरनेशनल पहचान और शानदार अंग्रेजी का इस्तेमाल कर भारत की छवि को दुनिया भर में खराब करने के लिए कोशिश करती रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2010 में देखने को मिला था जब नई दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था जिसका नाम था आजादी द ओनली वे। इस मंच से अरुंधति रॉय ने सबके सामने खुलेआम ये बयान दिया था कि कश्मीर कभी भी भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं था। ये एक ऐतिहासिक सच है जिसे भारत सरकार भी जानती है। ये कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि ये सीधे तौर पर उन अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देना था जो भारत को तोड़ना चाहती है, अलग करना चाहती है और कश्मीर में हिंसा फैलाती है। जब आप इतने बड़े स्तर पर ऐसी बातें करते हैं तो दुश्मनों को भारत के खिलाफ बोलने का एक मौका मिल जाता है। इसके अलावा अरुंधति रॉय ने भारत के जंगलों में रहने वाले नक्सलवादियों का भी खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने अपने एक बहुत लंबे लेख वॉकिंग विद द कॉमरेड्स के इन नक्सलवादियों को, जो हमारे देश के जवानों की जान लेते हैं, एक तरह का देशभक्त बता डाला। उन्हें ये गांधीयंस विद गन्स बुलाती हैं। अब आप सोच लीजिए कि अरुंधति रॉय किस तरह की गंदी राजनीति में अपने पैर डाल रही है। सीएए आंदोलन से दिल्ली दंगों तक, इसी तरह एक और चेहरा जो युवाओं के बीच बहुत चर्चा में रहा वो है उमर खालिद। मैं मानती हूँ कि आप सब ने कभी ना कभी इस इंसान का नाम जरूर सुना होगा। उमर खालिद जेएनयू का छात्र नेता रहा है और उसे सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता रहा है जो अल्पसंख्यकों और दबे कुचले लोगों के हक की बात करता है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने उसकी गहराई से जब जांच की तो एक बिल्कुल ही अलग और खौफनाक साजिश सामने आई। इसका सबसे बड़ा सबूत साल 2020 में मिला जब सीएए के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय उमर खालिद ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक बहुत ही भड़काऊ भाषण दिया था। उस भाषण में उसने जानबूझकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे का जिक्र किया था। उसने वहां जमा हुई भीड़ से साफ साफ कहा था कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आएंगे तो हमें भारी संख्या में सड़कों पर उतरना है और चक्का जाम करना है ताकि पूरी दुनिया को ये दिखाया जा सके कि भारत की सरकार क्या कर रही है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ये कोई नॉर्मल भाषण या शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील थी ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी और पहले से तैयार की गई साजिश थी ताकि देश को पूरी दुनिया में शर्मिंदा किया जा सके। और इसी के तुरंत बाद दिल्ली में भयानक दंगे भड़क उठे जिसमें कई बेकसूर लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2016 में
जेएनयू कैंपस के अंदर भारतीय संसद पर हमला करने वाला आतंकवादी अफजल गुरु के समर्थन में जो कार्यक्रम हुआ था, जहां देश विरोधी नारे लगाए गए थे, उसका मेन ऑर्गेनाइजर उमर खालिद ही था, जिससे साफ होता है कि उसका मकसद देश के भीतर असंतोष और नफरत की आग को भड़काना था। ह्यूमन राइट्स या माओवादी नेटवर्क। अब बात करते हैं गौतम नवलखा की, जो खुद को एक वरिष्ठ पत्रकार और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर बताते हैं। वो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसे बड़े पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं, इसलिए समाज का एक पढ़ा लिखा वर्ग उसकी बातों को सुनता है और बहुत जल्दी भरोसा भी कर लेता है। लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि गौतम नवलखा का असली काम पत्रकारिता करना तो है ही नहीं, बल्कि वो दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में बैठे जंगलों में छिपे खतरनाक माओवादियों और आतंकवादियों के लिए एक पुल यानी बिचौलिए का काम करते हैं। गौतम नवलखा ने अपने लेखों और भाषणों में हमेशा से जम्मू कश्मीर के भीतर भारतीय सेना के अभियानों को राज्य का आतंकवाद और अवैध कब्जा घोषित करने की ही कोशिश की है, ताकि देश की सुरक्षा में लगे जवानों का हौसला तोड़ा जा सके और कश्मीरी युवाओं को भड़काया जा सके। जब भीमा कोरेगांव मामले की जांच एनआईए ने शुरू की थी, तो उनके पास से ऐसे दस्तावेज और सबूत मिले थे जो ये दिखाते हैं कि गौतम नवलखा के संबंध सीधे सीधे तौर पर प्रबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी के बड़े कमांडरों से थी। जी हाँ, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन पर यह आरोप भी लगा कि अमेरिका में पकड़े गए कश्मीरी अलगाववादी गुलाम नबी फाई के जरिए सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISISI के संपर्क में थे। उनका मुख्य मकसद यही था कि पाकिस्तान से मिलने वाले निर्देशों और एजेंडे के तहत भारत के खिलाफ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव तैयार किया जाए जिससे कि भारत की छवि खराब हो जाए और देश के भीतर छिपे नक्सली नेटवर्क को मजबूती मिलती रहे। भीमा कोरेगांव केस में गिरफ्तारी। इसी भीमा कोरेगांव मामले से जुड़ा एक और बड़ा नाम है सुधा भारद्वाज का, जो छत्तीसगढ़ के इलाकों में दशकों तक ट्रेड यूनियन नेता और वकील के रूप में काम करती रही। ऊपरी तौर पर देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि सुधा भारद्वाज एक बहुत ही नेक महिला है, जो गरीब आदिवासियों, मजदूरों और जंगल में रहने वाले लोगों की अधिकारों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन सरकारी वकीलों और पुलिस के अदालतों ने सामने जो सच रखा है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। जांच के दौरान पुलिस को एक बहुत ही खास और गुप्त चिट्ठी मिली, जिसे कानूनी भाषा में सुधा लेटर कहा जाता है। इस एनक्रिप्टेड पत्र में साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि कैसे शहरों के पैसे इकट्ठा करके जंगलों में बैठे माओवादी कमांडरों तक हथियारों के लिए पहुंचाया जा रहा था। जी हाँ, इस लेटर में यह भी चर्चा की गई थी कि देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के सीधे साधे छात्रों के दिमाग में सरकार और देश के खिलाफ नफरत भरकर उन्हें नए माओवादी कैडर के रूप में भर्ती करना है। सुधा भारद्वाज का मुख्य एजेंडा यह था कि वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर अपने वकालत के पेशे का इस्तेमाल कर एक ढाल की तरह करती थी। जब भी पुलिस किसी सक्रिय हिंसक नक्सली को गिरफ्तार करती, तो सुधा भारद्वाज और उनका नेटवर्क तुरंत अदालत पहुंचकर कानूनी कमियों का फायदा उठाकर उन्हें छुड़ा लेता था। मेधा पाटकर को विदेशी फंडिंग। सामाजिक भलाई की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने का एक और बहुत बड़ा तरीका है, जिसे हम आर्थिक नुकसान या इकोनॉमिक सबवर्जन कहते हैं। इस काम में मेधा पाटकर का नाम सबसे आगे आता है। ऐसा क्यों? मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसे एनवायरमेंट और आदिवासियों की डिस्प्लेसमेंट को रोकने वाला एक महान आंदोलन बताया गया। लेकिन सरकार और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का साफ साफ कहना था कि मेधा पाटकर का मुख्य एजेंडा देश की डेवलपमेंट को पूरी तरह से ठप करना था। उन्होंने एनवायरमेंट बचाने के नाम पर गुजरात और मध्य प्रदेश में बनने वाले सरदार सरोवर बांध के खिलाफ दशकों तक बहुत आक्रामक प्रदर्शन किए, प्रोटेस्ट किए।
उनके इस अड़ियल जिद और मुकदमे की वजह से बेहद महत्वपूर्ण, बेहद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कई सालों तक अटके रहे, जिसके कारण देश को हजारों करोड़ रुपए का भारी फाइनेंशियल लॉस हुआ। इस बांध के रुकने की वजह से गुजरात और राजस्थान के उन सूखे इलाकों के लाखों गरीब किसानों और ग्रामीणों तक पीने का साफ पानी और बिजली पहुंचने में दशकों की देरी हो गई, जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। जब सरकारी एजेंसियों ने मेधा पाटकर से जुड़े एनजीओ के खातों की जांच की, तो ये बात सामने आई कि इन बड़े बड़े आंदोलनों के पीछे बहुत भारी मात्रा में विदेशी फंडिंग शामिल थी। विदेशी ताकतों और संस्थाएं ये कभी नहीं चाहती थी कि भारत बिजली, पानी और बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बने। इसलिए वो इन एक्टिविस्टों का इस्तेमाल करके भारत के बड़े प्रोजेक्ट्स को जानबूझकर रुकवाती थी, ताकि हमेशा देश आर्थिक रूप से पीछे बना रहे। भारत माता की जय से डर, इसी खेल का एक और हिस्सा मनोरंजन और मीडिया की दुनिया से भी देखने को मिलता है, जहां शोभा डे जैसी जानी मानी ऑथर बैठी हैं। शोभा डे कोई जमीनी एक्टिविस्ट नहीं है जो जंगलों में जाती हो, धरने पे बैठती हो, लेकिन वो मेन स्ट्रीम के मीडिया में अपने लेखों के जरिए, अपने आर्टिकल्स के जरिए एक बहुत ही धीमा और गहरा जहर फैलाने का काम करती है। उनका मुख्य तरीका ही यही है कि वो देश के कल्चरल प्राइड, नेशनल सिंबल्स और देशभक्ति की भावना को बहुत ही दकियानूसी और खतरनाक और जहरीला दिखाने की कोशिश करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब सामने आया जब एक्टर अर्जुन रामपाल ने एक बड़े अवार्ड फंक्शन के मंच पर जोश में आकर धुरंधर फिल्म के सक्सेस के बाद भारत माता की जय का नारा लगा दिया। लेकिन शोभा डे ने इस पर एक बहुत ही तीखा और कंट्रोवर्शियल आर्टिकल लिख डाला। उन्होंने अपने लेख में इस सीधे साधे देशभक्ति के नारे को बॉलीवुड पर राइट विंग का कब्जा ही करार दे दिया और नाम दिया इस आर्टिकल का वाई अर्जुन रामपाल सेइंग भारत माता की जय शुड वरी बॉलीवुड ऑडियंसेस। यानी अर्जुन रामपाल का भारत माता की जय बोलना बॉलीवुड के दर्शकों को, बॉलीवुड के ऑडियंस के लिए चिंता करने का विषय है। मतलब भारत में ही रहकर भारत माता की जय बोलना किसको विचलित कर सकता है। इस पूरे तस्वीर से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि सोशल एक्टिविज्म और देश के खिलाफ साजिश रचने के बीच एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है, जिसे आमतौर पर लोग समझ ही नहीं पाते हैं, और यही हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा घातक बनता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।